नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के हल्द्वानी दौरे का शुक्रवार को दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को सीएम द्वारा घोषित किए गए सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम ने हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण और कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन तथा कर्मचारी आवास का शिलान्यास किया, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की और विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। तो वहीं विकास कार्यों में तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। उनके साथ में और सवेरे जिला योजना समिति की बैठक के साथ और अब विश्वविद्यालय में कुछ लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किए गए हैं। अभी तक लगभग 20 घंटे 18 घंटे से मैं इधर क्षेत्र में हूँ। एक तो मैं जो मुझे सबसे बड़ी खुशी भी है और जो मुझे यहाँ पर अनुभूति भी हुई। सर, सबसे पहले दौरे अधिकारियों के साथ बैठक की, समीक्षा बैठक की, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई और साथ ही साथ अधिकारियों को विकास कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए गए। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने बैठक की है अधिकारियों के साथ, क्या कुछ विकास कार्यों को लेकर बातचीत हुई है? जी देखिए ऋचा, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस समय मुख्यमंत्री जो है पिछले 4 साल की तुलना में इस साल जो है कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं जी। और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वो गेटवे ऑफ कुमाऊं हल्द्वानी में नैनीताल जिले की जो विधानसभा है यहाँ पे पिछले 18 से 19 घंटे उन्होंने यहाँ गुजारे और रात्रि विश्राम भी यहाँ उन्होंने करा था। कल उन्होंने सबसे पहले जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, उनको बताया कि किस तरीके से प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उनका प्रचार प्रसार कैसे अधिक से अधिक किया जाए, उसकी उन्होंने बात कही। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को कोई अगर समस्या है, कोई दिक्कत है या किसी को कोई परेशानी हो रही है या किसी को कोई नाराजगी भी है तो वो अपनी नाराजगी लिखित रूप में दे सकता है। तो उन्होंने ये पहले करा। उसके बाद फिर दायित्वधारी से बात करी, दायित्वधारियों से, और दायित्वधारियों से बात करने के बाद उन्होंने जो है उनसे भी यही बात कही कि जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरीके से प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, उसका विकास कितना मिलेगा प्रदेश को केंद्र सरकार की योजनाओं का, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए और जानकारी उनकी पहुंचाई जाए। और उसके बाद रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने आज जो है सुबेरे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। जिला स्तरीय अधिकारी थे और उन्होंने सिलसिलेवार एक एक विभाग करके वार्ता करी है कि किस तरीके से उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जो उनकी घोषणाएं थी उन घोषणाओं में से जो है जो 75% के आसपास जो पूरी हो चुकी हैं, बची हुई घोषणाओं पे कितना काम बचा है, उनमें कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या तालमेल विभागों में क्या नहीं हो पा रहा है, उसके कारण को जानने की बात कही। और उन्होंने कहा जो बजट है, बजट जिन योजनाओं में भी बचा हुआ है, जिन विभागों में बजट बचा हुआ है, उनको अधिक से अधिक जो है आप जल्दी से जल्द उसे खत्म कर ले और योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा कर ले, क्योंकि अब नया बजट आना है तो उसके हिसाब से फिर वो उसकी रूपरेखा तय होगी। तो एक तरीके से ये कार्यक्रम हुए। और उसके बाद वो जो है एक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, वहाँ पर करीब 26 से 27 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री ने मीडिया से जो है बात करी, उसका तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि जो तमाम योजनाएं चल रही हैं या तमाम जो हमारी केंद्र की तरफ से योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा उसकी एक सिलसिलेवार करके जानकारी दी। और जो नई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री इस समय जो है पहाड़ों में जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं
वो कई बार जो है चट्टानों पे जहाँ काम करने घास काटने जाती हैं, वो उनके पैर फिसल जाते हैं। तो उसको लेके घसियारी योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जल्दी जो है हमें इसकी अभी औपचारिक घोषणा होती हुई दिखाई देगी। इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। अगर हम बात करें हल्द्वानी में जो है जमरानी बांध की या ISP उसके रिंग रोड को लेकर के है, या प्रदेश में जो उन्होंने कहा महिलाएं हैं, आदि आबादी महिलाओं की है, उनमें अपने पति के जो है पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार देने का जो हमने कानून लाए हैं, अध्यादेश लाए हैं, उसका स्वागत हो रहा है। तो इस तरीके की तमाम योजनाओं की उन्होंने बहुत व्यापक रूप से जानकारी दी और सबसे यही अनुरोध किया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, दायित्वधारियों से कि वो तमाम योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाए। देखिए ऋचा, दिसंबर जनवरी में यहाँ पे चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री जो है लगातार जिलों की समीक्षा कर रहे हैं, जिलों में रात्रि प्रवास कर रहे हैं, भूपेंद्र जी, यही सवाल मेरा आपसे यही भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनजर रखते हुए देखा ये जा रहा है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता दौरा कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री भी जिले भर के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, वही मैंने कहा ना कि जिस तरीके से चुनाव है दिसंबर जनवरी में, उसको लेकर के काफी संजीदा हो गई है सरकार। तो उसी के क्रम में जो है लगातार मुख्यमंत्री जो है जिलों की समीक्षा कर रहे हैं कि किन जिलों में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी घोषणाएं जिलों वाइज हुई थी उनमें कितनी प्रगति क्या हुई है, कि उसमें कहाँ देरी हो रही है, और खुद वहाँ मौके पे जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं और संबंधित जो स्थानीय विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। नाराजगी किसी में तो कोई नहीं है, किसी में किसी प्रकार का कोई असंतोष तो नहीं पनप रहा है, कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोल है वो उसी बहाने। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है एक तरीके से तो ये कि सीधा संवाद हो जा रहा है, और दूसरा उसमें संवाद के दौरान जो उनको दिक्कतें लग रहा है कि जो योजनाओं में दिक्कत हो रही है या कार्यकर्ताओं का किस तरीके से मनोबल बढ़ाया जाए, उसको भी वो एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। जी ऋचा। तो बिल्कुल भूपेंद्र जी, हम कह सकते हैं कि चुनावों को देखते हुए यहाँ पर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के चमोली में आई भीषण आपदा के बाद से अब तक 62 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, जबकि तपोवन टनल में फंसे कई लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 13वें दिन भी लगातार जारी है। तो वहीं 28 मानव अंग भी बरामद किए जा चुके हैं। बरामद किए गए शवों में से 33 लोगों की शिनाख्त हो गई है, जबकि एक मानव अंग की पहचान भी हो गई है, जिनको उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि आपदा में अभी भी 143 लोग लापता बताए जा रहे हैं और लोगों को ढूंढने के लिए ITBP और NDRF, SDRF की टीमें लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता गंभीर बिष्ट। गंभीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जिस ढंग से जो शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, और जिस प्रकार से टनल में अभी भी जो अब तो हम ये कहेंगे कि अब डेड बॉडियां मिल सकती हैं, वहाँ उनको निकालने का प्रयास करी है। जगह जगह से उन्होंने जो वाटर पंप जो होते हैं, जो पानी निकालने का, वो भी लगाया हुआ है, जो अंदर का पानी है उसके बाहर निकाल कर ही। और यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर जो है कि जो जवान है वो स्वयं ही उन्हें काम करना, मशीनों के जरिए वहाँ अंदर काम करना थोड़ा कठिन हो रहा है। साथ ही साथ जो बैराज है, बैराज में भी जो है कि जो डेड बॉडियां हैं उन्हें भी जो है कि ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहाँ भी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है। और आज का जो अपडेट है कि आज भी जो है कि एक डेड बॉडी मिली है। साथ ही साथ टोटल जो अगर देखा जाए तो अभी तक जो है 27 मानव अंग और 62 डेड बॉडीज जो मृतक जो है कि जिनकी डेड बॉडी मिली हुई है। और अभी भी 162 जो लोग जो अभी भी गुमशुदा हैं उनकी तलाश जारी है। जी बिल्कुल गंभीर, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तकरीबन 62 शव मिल चुके हैं और मानव अंग भी मिले हैं। गंभीर, ऐसी कोई जानकारी कि लोग कहाँ के रहने वाले थे? जी, मैं ये बता दूं, कुछ तो लोकल हैं जी, और कुछ लोग बाहर के आके यहाँ पर जो है कि जिन लोगों के क्योंकि जो ऊपर ऋषि गंगा जो पावर प्रोजेक्ट से जो लोग बहे थे, वहां से अधिकतर लोग बह गए थे।
जी। तो उनको ढूंढना जो है मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनके जो है कि जो कहीं तो आपको पता है कि उनके जो अंगों के जो टुकड़े जगह जगह मिल रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन जो गंभीर जिन लोगों की मौत हो चुकी है, क्या उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद दी जा रही है? जी अभी तक तो है कि कुछ लोगों को तो जो है कि तकरीबन जो मेरे ख्याल में 8 लोगों को जो है कि जिनको ये पता चल चुका है कि हाँ भाई जो इनकी डेड बॉडी है जी। और जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, उन्हें जो है कि 4-4 लाख का जो है कि उन्हें मदद दी है, सरकार की ओर से दे दी गई है। जी। और चलिए। अभी भी जो है कि जो गुमशुदा है उनकी तलाश है, और जो परिवारजन है वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं, और उनका ये है कि आप तो जो है कि जिंदा बिल्कुल। तो और नहीं लगातार लौटा जो सकते हैं। टीमें हैं, एनडीआरएफ हो या फिर एसडीआरएफ, लगातार वो टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कुंभ मेले में धर्म ध्वजा का विशेष महत्व है। अखाड़ों में धर्म ध्वजा की स्थापना होने के साथ कुंभ मेले का आगाज हो जाता है और कुंभ मेला प्रशासन ने सभी 13 अखाड़ों में लगने वाले सभी धर्म ध्वजा की लकड़ी चुन ली है। गुरुवार को मेला प्रशासन व छिद्दरवाला के जंगल से लाई गई धर्म ध्वजा की लकड़ी को अखाड़ों को सौंपा गया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बैरागी कैंप में सबसे पहले बैरागी अखाड़ों के संतों को ये लकड़ी सौंपी। तो वहीं पर धर्म ध्वजा की लकड़ी मिलने के बाद बैरागी संत काफी उत्साहित दिखाई दिए। ऐसा खुशी का माहौल है कि देखिए मेला अधिकारी, अपर मेला अधिकारी, सभी लोगों, और जो पहली बार अब जीवन में पहली बार इस तरह से धर्म ध्वजा को रिसीव करके मेला अधिकारी जी हरवीर सिंह जी तो 10 में भी एक्टिव रहे और अब भी देखिए लाए, और कितनी बड़ी बड़ी और कितनी ऊंची ऊंची। तो आज जब ये संदेश जाएगा, पूरे भारत में जाएगा, लोग कुछ भ्रांतियां फैला रहे थे कि धर्म ध्वजाएं नहीं लगेगी, कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, शासन प्रशासन चाहता नहीं है, तो आज उनके मुंह के ऊपर एकदम करारा जवाब है। कि जैसे अभी हमारे परम सम्मानित योगी जी ने भी बताया कि बहुत ही खुशी की बात है, एक तरह से कुंभ का आगाज़ हो गया है, एक सिंबॉलिक इसकी शुरुआत है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए धर्म ध्वजा एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी होता है, क्योंकि इसमें एक तो सही पेड़ों के चयन के लिए थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टैप करना पड़ता है, इसका छपान होता है, कटान होता है, इसकी रॉयल्टीज़ दी जाती हैं, और इनके ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारी टीम है, इसमें हमारे अपर जिलाधिकारी हरबीर हैं, मंजीत हैं। पौड़ी के कई गांव भिताई मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी मोटर मार्ग का डामरीकरण नहीं हो पाया है। लिहाजा ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इसमें गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलने भी मुश्किल हो जाता है। अब उन्होंने लोक निर्माण विभाग पौड़ी साफ को चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर मोटर मार्ग का डामरीकरण नहीं किया जाता है तो सभी ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रोड ऐसे हो रहा है कि पैदल जाने के लायक नहीं है, और जब कोई बीमार होता है हम बच्चों को कहते हैं जरा गाड़ी, वो कहते हैं गाड़ी हमने वर्कशॉप में डाला क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है कि दिन में हम पैदल जाने के लायक भी नहीं रह रखे, वहाँ गाड़ी तो दूर की बात है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब इन लोगों ने बोला कि हमने लिखा पढ़ी कर रखी है, इसलिए हम चुप थे कि आज ही आएंगे, कल ही आएंगे। जब आएंगे आज लोग मजबूर, हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। मतलब कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए बॉलीवुड के सोनू सूद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। बता दें कि अभिनेता सोनू सूद अब चमोली आपदा के पीड़ित परिवारों का सहारा बने हैं। उन्होंने टिहरी जिले के दोगी पट्टी के एक पीड़ित परिवार के 4 बेटियों को गोद ले लिया है। आपदा ने इन बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया था, जिसके बाद अभिनेता सोनू सूद की टीम ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 13 साल बाद पक्षियों की गणना का कार्य संपन्न हो चुका है। कॉर्बेट की 12 रेंजों में 24 टीमों ने 3 दिनों तक अलग अलग जगह पक्षियों को चिन्हित करके उनकी प्रजातियों के बारे में जाना। कॉर्बेट रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 600 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वहीं पर CTR निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि 16 से 18 फरवरी तक कॉर्बेट पार्क में पक्षियों की प्रजातियों की गणना की गई है। इसमें उन सभी पक्षियों की गणना की गई है जो सर्दियों में दिखाई देती हैं और इसमें प्रवासी पक्षी की क्या प्रजाति है उसे भी मॉनिटर किया गया है। तो वहीं पर बरसात में इस कार्य को दोबारा दोहराया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पक्षियों की गणना है उसका कार्य चल रहा है। पक्षी जो हैं वो अलग अलग सीजन्स के हिसाब से उनकी प्रेजेंस और उनकी दिखाई देते हैं। इस हिसाब से ये कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी जो इस समय विंटर सीजन के जो बर्ड्स होते हैं उनकी गणना का कार्य और आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो है पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अभी 26 स्थानों पर किया जा रहा है। आज उसका आखिरी दिन है। जो भी डेटा उससे प्राप्त होगा उसको कंपाइल करके उसको सूचित किया जाएगा और साथ ही साथ ये पूरे साल बारिश में और जो गर्मियों में और जो अलग अलग सीजन्स हैं उसको पूरे साल इसको कंडक्ट करके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कुल कितने प्रजातियां हैं बर्ड्स की उसको संकलन करने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बेरीनाग में रायगढ़ स्याही से भूलकी अध्यायी मोटर मार्ग का निर्माण पिछले 1 वर्ष से किया जा रहा है और वहीं ग्रामीणों और विभाग में सड़क को लेकर विवाद भी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क कटिंग कार्य बिना किसी सहमति के उनकी नाम भूमि में किया जा रहा है। इस मार्ग से अलाइनमेंट भी स्वीकृत नहीं है, वहां बिना स्वीकृति के ही सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो उसका अतिरिक्त जो उसमें धनराशि है वो वेरिएशन के लिए हमने URD को भेजा हुआ है धनराशि स्वीकृति के लिए। और हमको प्रशासन से इसमें कार्य करने के निर्देश मिले। इसमें कि हमने कुछ विरोध होने के कारण पुलिस बल भी आया, प्रशासन के लोग आए, SDM साहब आए थे और नायब तहसीलदार के वजह के साथ साथ ये उनकी उपस्थिति में हमने काम शुरू करवाया। गांव में इतना विनाश हो जा रहा है, हम क्या बताएं। सरकार कहती है हमसे अपना गांव बचाओ, पहाड़ बचाओ, हम किसान के साथ है। कहाँ पर है वो सरकार हमारे साथ है? हमारे रोजगार बढ़ाओ, स्वरोजगार करो। कहाँ पे दे रही है वो हमें स्वरोजगार करने के लिए? गांव में 2 बार सड़कें चली गई, एक बार नीचे से सड़क गई तब तो हमने कुछ नहीं कहा। अब ऊपर से सड़क जा रही है 2 और सरकारी कर्मचारी हमारी नाप भूमि को बेनाप बता जा रही है। हम क्या कहें, कहाँ पर हैं उनके साथ? हम हमारी नाप भूमि को बेनाप बता जा रहे सरकारी कर्मचारी। हमें दिक्कत पानी का स्रोत बंद हो गया है, स्रोत सूख रहा। बीच गांव से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड थी, खड़िया खान वालों ने उसको बंद कर दिया, वो रोड नष्ट कर दी। जो 8-10 गाँव को नीचे मिलता था जो रास्ता, वो रास्ता भी बंद कर दिया। और गोचर है, पनघट है, हमारे रास्ते बंद हो गए हैं। खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है हमारे पास। हम खेतों में जाते हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, हम गाय भैंस पाल रखे हैं हमने। हमें गोबर फेंकने जाना पड़ता है, घास के लिए जाना पड़ता है। हमें चारों तरफ से ऐसा। काशीपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान जनहित समस्याओं के मुद्दे पर बार उठाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन पर कोई काम नहीं होता है। वहीं शहर में जल भराव की समस्या को भी हर बार चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। हालांकि अब इससे निजात मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन ने इस पर संज्ञान ले लिया है और शहर में नालों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। छह तरफ नाला बनना है पहले, और नाले के बनने के साथ ही साथ फिर बाद में सर्विस लाइन का निर्माण होगा। तो आज यहाँ पर जयंत शर्मा जी जिनको ये ठेका मिला हुआ है, उनसे मेरी बातचीत हुई सारी, तो उन्होंने बताया कि इस साइड से शुरू कर दिया है और अभी बाजपुर रोड पर भी रेलवे क्रॉसिंग के बराबर से खुदाई नाले की शुरू हो गई है और उस पर भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो इनके पास इस नाला बनाने का इन्होंने बताया कि हमने टारगेट 2 महीने का लिया है, 60 दिन का, 6 साइडों में कंप्लीट नाला करने का, लेकिन 45 दिन के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ख़त्म कर लेंगे, उसका टारगेट है हमारा। और इसकी लेंथ जहाँ जहाँ पुल है उसके तीनों तरफ आपका पुल का ये है इसके, और 2 महीने के अंदर इसके कर देंगे। 1 मीटर की है ड्रेन है ये, 1 मीटर बाई 1 मीटर की है। बात की जाए परफेक्ट है, जो एज पर नियम है इनके वो हमको दिया हुआ, उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। हमारा टारगेट 2 महीने का है, बाकी अधिकृत लोग आपको
तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।